You, Hari Om friends. So today also we will discuss something from the book Be As You Are. Be As You Are by David Godman. डेविड गॉडमैन ने महर्षि रमन के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको बड़े अच्छे ढंग से उसका एक संकलन किया है. इससे बुक ऑफ अराउंड 300 पेजेस. दिस इज ए बुक एंड इट इज ए गुड बुक. जहां जहां महर्षि बोले इंक्वायरी पे, सेल्फ इंक्वायरी पे, वो इकट्ठा कर लिया. वो एम आई पे, व्हाट इज गुरु, like on different chapters question answers are there. Simply that has been done, and then again and again when we read, our understanding deepens और धीमे धीमे हमारे अंदर बहुत ज्यादा सहजता आती है. क्योंकि एक चीज समझने की है कि हम लोग सोचते हैं कि एनलाइटनमेंट और अवेकनिंग से कोई बहुत बड़ा मिरेकल हो जाएगा. तो ये सब में बड़ी जो है हमारा इल्यूजन है. अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट से केवल आप सहज हो जाएंगे. यू विल बी हैप्पी एज यू आर. दैट इज द एनलाइटनमेंट. और लोग सोचते हैं कि हम कोई पानी के ऊपर चलने लगेगा, कोई हवा में उड़ने लगेगा, किसी का ये मिरेकल हो जाएगा. एक रामकृष्ण परमहंस के साथ एक घटना है कि रामकृष्ण परमहंस के जो है उसमें कोई आश्रम में आए, एक साधु बाबा थे और योगी अपने को कहते थे, सिद्ध योगी. तो वो उनके सामने आए तो उनके कुछ आसपास के अटेंडेंट थे. उन्होंने कहा इन्होंने बड़ी सिद्धियां अर्जित की हुई हैं, इन्होंने बहुत योग साधना की. तो उन्होंने कहा क्या क्या दिखाओ. तो आश्रम के बराबर में गंगा थी, तो गंगा के ऊपर वो चल के, गंगा से इस किनारे से उस किनारे पानी के ऊपर चल के वो चले गए और फिर वापस आ गए. और वो सज्जन जो है रामकृष्ण परमहंस से उसके लिए बड़ी शाबाशी की उम्मीद कर रहे थे कि वो अप्रूव करेंगे, अरे यू आर ए रियलाइज सो. तो उन्होंने अपने अटेंडेंट से कहा इसको 10 पैसे दे दो. 10 पैसे का काम कर लिया. तो उसकी समझ में नहीं आया. ही फेल्ट वेरी मच इंसल्टेड कि जो काम एक नाव में 10 पैसा लेकर के इस किनारे से उस किनारे तक नाव वाला ले जाता, उसके लिए तुमने कितनी तपस और साधना की और तुम उसको रियलाइजेशन कहते हो. इससे तो रियलाइज वो आदमी ज्यादा है जो कि एक नाव का सहारा लेकर के इस पार से उस पार चला जाएगा. व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट दिस. तो रियलाइजेशन का जो अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट के विषय में जो हमारे अंदर एक धारणा है, उस धारणा को भी हमें सही करना है. सही क्या करना है कि देयर इज ए लाइफ फ्लो. जैसे नदी का पानी बहता है और नदी के किनारे हैं, कहीं पे बड़े स्मूथ होते हैं, कहीं पे उनको घर्षण करना पड़ता है. ऐसे ही जो प्लेजर और पेन, उससे हमारा लाइफ जो है फ्लो होता है. एन एनलाइटेंड पर्सन और एक अवेकेंड पर्सन goes, his life travels with the flow of life. Total acceptance, total surrender. If there is a beautiful sight, then also good. If there is a ugly dimension, that is also accepted. So he leaves the doership. He doesn't want to change it. He flows with that life. उसके अंदर टोटल एक्सेप्टेंस रहता है और टोटल सरेंडर रहता है. तो कहते हैं लाइफ इज बीइंग लिव्ड. उसमें उसके अंदर डूअरशिप का भाव बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जो भी कुछ करने का है, डूअरशिप है, वो भी एकमात्र छलावा है. क्योंकि किसी क्षण पे आपके अंदर कोई विचार पैदा होता है, कोई इमोशन पैदा होता है, उसके हिसाब से आपके अंदर एक भावना जागती, ये करूं मैं. और उसके बाद आप वो करते हैं तो वो जो भाव आया करने का आपके अंदर, जो आपका मन बना,
वो क्या आपका है, उसके भी तो पीछे इतनी सारी चीजें हैं बैकग्राउंड में, जिनके कारण एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आपकी एक करने की वृत्ति जन्म लेती है। और फिर जब आप उसको करते हैं ये मान के कि मैं कर रहा हूं, उसके बाद उसका जो परिणाम निकलता है वो परिणाम तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। उसमें बहुत अच्छा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन परिणाम हो सकता है, या नॉर्मल हो सकता है जैसा आप चाह रहे थे, अपेक्षा थी, और ऐसा हो रख सकता है कि आप तो इतना अच्छा चाह रहे थे और उसका विपरीत हो जाए। बिकॉज जो उसका आउटकम है वो सारे के सारे यूनिवर्स पर डिपेंडेंट है, सारे सर्कमस्टांसेस ऑल टुगेदर टोटलिटी में है। सो योर initiation, your action is also dependent upon so many things. It is not an individual action, and its result is also dependent upon so many things. So everything is happening. Doership से happening पे हो जाता है उसका। तो जब everything is happening, so you be a just a spectator. आपका बॉडी, माइंड, इमोशन सब काम कर रहे हैं और आप उसको वॉच कर रहे हैं। यू गो इनटू अ विटनेस एटीट्यूड एंड यू एक्सेप्ट एवरीथिंग। देयर इज ए सेंस ऑफ सरेंडर। तो उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस और सरेंडर को ही सहजता का नाम दिया है। एक्सेप्टिंग लाइफ एज इट कम्स, यू हैव नो रेजिस्टेंस टू इट, यू डू नॉट वांट टू चेंज इट, यू डू नॉट वांट टू ऑब्स्ट्रक्ट जो हो रहा है उसके लिए पूरी तरह से समर्पण और स्वीकार्यता का भाव। उसको वैसे ही घटना है, उसको वैसे ही होना है। एक एनालॉजी दी जाती है, भगवान भी देते थे, कि गोपुरम होता है, मंदिर के पहले गोपुरम होता है और उसके नीचे एक कुछ जो है एक पिक्चर या एक स्टैचू बना होता है किसी का, और उसके ऊपर बहुत सारा फिर जो है खंबे वगैरह हैं, और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे खंबे उसके ऊपर खड़े हैं, उस पिक्चर पे, स्टैचू पे, जैसे उसने उसको संभाला हुआ है पूरे का पूरा। वो उसके भार से, वो जो स्टैचू है ऐसा लगता है कि उसके भार से वो बहुत दब गया, और जबकि वो सारा भार जो है मंदिर का, वो तो उसकी फाउंडेशन जो मंदिर की है उसको अर्थ उसको बियर कर रही है। तो ऐसे ही हमारा होता है कि हम अपने ऊपर खुद बनावटी भार से हम हमेशा बंधे रहते हैं कि मैं कर रहा हूं, मेरे ऊपर ये काम है, मुझे ये करना है, मैं नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा करके। जबकि आप सहज से स्वीकार करें और आप देखेंगे दिन प्रतिदिन सब काम जो का त्यों चल रहा है, बिकॉज ए हायर पावर इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। हायर पावर ही आपको मति, सन्मति, कुमति सब प्रदान करती है। उसके भाव से आपके अंदर स्फूर्णा होती है, उस स्फूर्णा के बहाव में आपसे कार्य होते हैं, और उस कार्य का परिणाम आपकी अपेक्षा से नहीं होता, वो जैसा होना है वैसा होता है। क्योंकि समग्रता, जीवन जो है, जीवन का जो फ्लो है वो समग्रता में है। जैसे ही आप इस बात को समझ लेते हो, आपका लाइफ पल पल, आपका जीवन पल पल सहजता के साथ चलता है। आप फ्यूचर का प्लानिंग छोड़ दोगे, आप अतीत की घटनाओं को छोड़ देंगे, आपको लगेगा बस इसी मोमेंट में जस्ट बी एज यू आर। दैट इज द सब्सटेंस ऑफ टीचिंग। और नहीं तो अनुकूल और को जुटाने में और प्रतिकूल को रोकने में हमेशा आप फ्यूचर प्रोजेक्शन में रहेंगे। तो आपका इस मोमेंट का जो सहज लिविंग है, सहज जीवन है, उस सहजता में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे, या उस सहजता से आप नहीं रह पाएंगे। आपके सिर पे यदि बोझा है
तो आप कैसे सहज होंगे? बोझा क्या है? बोझा यही तो है कि ये काम मुझे करना है, इस काम का मेरा ऐसा परिणाम आ जाए, बस इतना हो जाए, ऐसा हो जाए, तब मैं आराम से रिलैक्स हो पाऊं। सो भगवान से बी रिलैक्स नाउ, नथिंग टू डू, नथिंग टू वरी, एवरीथिंग इज ए हैपनिंग, जस्ट बी ए, वॉच इट एंड बी एज यू आर। बस ऐसे ऐसे सहज हो जाए। तो इस सहजता का मतलब ये नहीं है कि निष्क्रिय हो जाएंगे आप। आपसे होंगे, कार्य होंगे, और अनंत गुना होंगे, स्फूर्णा से होंगे। जो यूनिवर्स को आपसे कराना है, जो हायर पावर को आपसे कराना है, वो कार्य वैसे ही संपादन होता रहेगा। केवल आप अपने ईगो के कारण, अहम वृत्ति के कारण, अहंकार के कारण आप अपने को कर्ता मान करके कर्तृत्व के बोझ से अपने को दबा लेते हैं, और फिर उस कर्तृत्व भाव से जो कुछ अच्छा होता है उसका अपने को श्रेय, और जो अच्छा नहीं होता उसके लिए दूसरे को ब्लेम ये देते हैं। और इसी जो अच्छा नहीं है उसको अच्छा करने में, और जो अच्छा है उसको और बहुत अच्छा करने में, इसी में पूरा जीवन केवल भविष्य के चिंतन में निकल जाता है। और जो इस पल की सहजता है, इस पल की जो छांव है, उस सहजता का हम सुख नहीं भोग पाते, उसमें चैन जो है सहजता में, उसको नहीं कर पाते। तो जब आप धीमे धीमे सेल्फ इंक्वायरी करेंगे तो आपको ये धीमे धीमे सहजता का भास होगा। एक जो सहजता का भास होगा, जो कभी कभी आपको लगेगा कि जब आपके अंदर कुछ ज्यादा टर्बुलेंस है, तो एकदम याद आएगा, आपका उससे डिसआइडेंटिफिकेशन होगा। कोई आपको रिमाइंड करेगा, अरे दिस इज नॉट यू, ये आप नहीं है, ये घटना आप नहीं है, आप इससे क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? इट इज जस्ट ए मूवी, इट्स ए पार्ट ऑफ मूवी, एंड यू आर द स्क्रीन, यू आर ए वॉचर। बीच बीच में ऐसा आने लगेगा आपको। तो जैसे ये चीज आने लगेगी, आपका उन चीजों से डिस्टेंस हो जाएगा, आपकी समझ में आ जाएगा कि ये घटना या इसमें जो एक आइडेंटिफिकेशन था वो गलत है। और जैसे ही आपको ये बात का थोड़ा भी एहसास हुआ, उसका ग्रिप कम होगा, एंड यू विल स्टे इन योर नेचुरल नॉर्मल स्वरूप। और धीमे धीमे ये स्वरूप की स्थिति आपकी बनने लगेगी। तब बीच बीच में आप हमेशा विश्राम में जाएंगे, कुछ हो भी रहा है रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा जैसे कागज पे चित्र बन रहे हैं या लाइफ का फ्लो है, तो ये तो सब फ्लो चल रहा है, ये तो फ्लो बह रहा है, लाइक ए फ्लो ऑफ वाटर, बट आई एम दी लाइक ए बैट, आई एम लाइक ए वॉचर ऑलवेज दैट। तो ये धीमे धीमे जैसे होगा, तो आपको धीमे धीमे परम शांति का अनुभव होगा, और वो शांति का मतलब ही ब्लिसफुलनेस है। तो एनलाइटनमेंट का दूसरा नाम आप हैप्पीनेस या सहजता कह सकते हैं। बी एज यू आर, सिंपली, दैट इज द एनलाइटनमेंट। स्टॉप बिकमिंग। लोग 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से सीकिंग में रहते हैं, सीकिंग 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 एनलाइटनमेंट, एंड देन दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। इवन बुद्धा वॉज फ्रस्ट्रेटेड। कहते हैं बुद्धा कहीं जाते थे, कोई कहता था एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करो, कोई जो है सिर नीचे किए हुए, टांगे ऊपर किए हुए, हठ योग में, कोई कहीं पे कोई कहीं पे,
क्योंकि हमने सीखा है इसके लिए बड़ा यत्न करना पड़ता है, शरीर को हमें तपाना पड़ता है। बट फैक्ट ये है कि इसमें केवल माइंड, सबड्यूइंग योर माइंड, क्वाइटनिंग योर माइंड, दैट इज द की। मन जो है, मन किसी तरीके से मनोनाश या मनोलय। मन क्या है? मन को जितनी अच्छी तरीके से महर्षि रमन ने समझाया है कि मन का को आप ईगो या आई थॉट माने, और ये आई थॉट कहां से उठ रहा है, इसका सोर्स क्या है, केवल वो जानने की चेष्टा करें। क्योंकि जो आई थॉट है इट इज माइंड, और ये रिफ्लेक्शन है सेल्फ का। तो जैसे ही आई थॉट को के सोर्स को आप जानने का चेष्टा करेंगे, आई विल वैनिश। और जैसे ही मैं विचार का विलीन होगा, विलय होगा, वैनिश होगा, द एंटायर वर्ल्ड, उसका विनाश हो जाएगा आपके लिए। बिकॉज एंटायर वर्ल्ड, आई, यू, ही, ऑल ऑब्जेक्ट्स, सारे नेम्स एंड फॉर्म्स, वो सब इस बात पे डिपेंड है जब आपका ये मैं विचार बनता है। और मैं विचार ना बने तो ये सारी की सारी डाइवर्सिटी, इसका कुछ वो नहीं रहता, ये एक ड्रीम की तरह होता है। आज के मैसेज में भी ये बात कोई डिवोटी कह रहा है कि ऐसा लगा मुझे, दिन में भी अब ऐसा लगने लगा है जैसे रात में ड्रीम ड्रीम होता है रात में, और आपको तो वो सत्य लगता है उस टाइम पे, लेकिन वो सब कहाँ क्रिएट होता है? आपके मन में तो क्रिएट होता है। तो ऐसा ही ये घटनाएं, ये जो एक्चुअल हम जिनको रियलिटी मान रहे हैं, वो इसलिए है कि हम उनमें लिप्त हैं। वो उसके साथ हमारा बहुत अच्छा आइडेंटिफिकेशन है। और जैसे ही हमारे अंदर डिस्पैशन होगा कि दे आर लाइक मूविंग थिंग्स, एक मूवी के पार्ट की तरह प्ले चल रहा है उनका, तो समथिंग कमिंग गोइंग गोइंग एंड यू डोंट आइडेंटिफाई, लेट इट फ्लो, तो आपको जो है उससे कोई चिपकन नहीं होगी, उनके साथ आपका कोई लेप नहीं होगा, आप निर्लेप हो जाएंगे। निर्लेप हो जाएंगे तो आप केवल विटनेस, एज ए विटनेस हो जाएंगे। और जो विटनेस होता है उसको किसी घटना का प्रभाव नहीं होता। क्राइम के सीन पे विटनेस होता है, क्राइम हो रहा है, एक किसी की जेब काट रहा है, एक किसी का मर्डर कर रहा है, विटनेस इज जस्ट वॉचिंग विदाउट गेटिंग इफेक्टेड। सो जो आपका जो रियल कोर है, वो कोर ऐसा ही है, एक्शनलेस, जस्ट वॉचफुलनेस। एंड उसके ऊपर ये सारी घटनाएं, इमोशंस, थॉट्स, एवरीथिंग, दैट इज ओनली एन अपीयरेंस, दैट इज ओनली रिलेटिव। और अभी हम क्या करते हैं? अहम भाव के कारण, अहंकार के कारण मैं उसको रियलिटी मानता हूं, उसके साथ मैं अपने को पूरा बांध देता हूं। बस उसी को धीमे धीमे मुझको कम करना है। सो दिस इज एनलाइटनमेंट का क्या मतलब है? जस्ट बी एज यू आर। आई एम जस्ट रीडिंग एक क्वेश्चन है उसी किताब में, बी एज यू आर में, आत्मन इज रियल, it is, the question is, it is said that self is beyond the mind and yet the realization is with the mind। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं, भगवान कहते हैं, महर्षि कहते हैं कि सेल्फ तो तब है जब माइंड के बियॉन्ड, लेकिन ये भी कहते हैं कि रियलाइजेशन तो माइंड से होता है। यही तो सब में बड़ी दुविधा है, इसी को तो हम बोलते हैं
कि जब हम रियलाइजेशन करना होता है तो माइंड से करना जाता है, और रियलाइजेशन हो जाता है तो यू आर बियॉन्ड माइंड। द माइंड कैन नॉट थिंक इट, इट कैन नॉट बी थॉट ऑफ बाई द माइंड, एंड माइंड alone can realize it. How are these contradictions to be reconciled? कहते हैं माइंड से ही रियलाइजेशन होता है, लेकिन ये भी कहते हैं कि माइंड जो है रियलाइजेशन का विषय में सोच नहीं सकता, माइंड कैन नॉट डिस्कस रियलाइजेशन। तो ये पैराडॉक्स, इसको रिकंसाइल कीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं महर्षि, आत्मन इज रियलाइज विद मृत मनस, डेड माइंड। जब आपका मन डेड हो जाएगा तब आत्मा का रियलाइजेशन होता है। दैट इज माइंड डिवॉइड ऑफ थॉट्स एंड टर्न्ड इनवर्ड। मन बिल्कुल विचार शून्य हो जाए, एम्प्टी हो जाए, और वो बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाए। देन द माइंड सीज इट्स ओन सोर्स एंड बिकम्स दैट सेल्फ। जब मन एम्प्टी हो जाएगा, पूरा विदाउट थॉट्स हो जाएगा और इनवर्ड हो जाएगा, तो वो अपने सोर्स को देख पाएगा, अपनी स्टार्टिंग पॉइंट को देख पाएगा माइंड, और दैट इज द सेल्फ। इट इज नॉट एज द सब्जेक्ट परसीविंग एन ऑब्जेक्ट। उसको वो स्थिति ऐसी नहीं होती जो देखने की अपने सोर्स को, कि जैसे मैं तो एक सब्जेक्ट हूं और ये ऑब्जेक्ट है, उस तरह नहीं देखता है। When the room is dark, a lamp is necessary to illumine and eyes to cognize objects. But when the sun has risen, there is no need of a lamp to see objects. कहते हैं जब अंधेरा होता है एक लैंप चाहिए, और जब लैंप से लाइट होगी और फिर मेरी आंखें ऑब्जेक्ट्स को पहचानेंगी। लेकिन जब सन होता है, सूर्य होता है, तो लैंप की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। टू सी द सन नो लैंप इज नेसेसरी, इट इज एनफ दैट यू टर्न योर आईज टुवर्ड्स द सेल्फ लुमिनियस सन। केवल अपनी आंखों को सन की ओर मोड़ लो। ऐसी जो ये माइंड है, इस माइंड को अपने सोर्स की ओर बस जाना है, तो माइंड वहां पे डिफरेंट नहीं रहता। बाकी चीजों को देखने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप रहती है, देखने वाला एक और जिसको देखा जा रहा है ऑब्जेक्ट वो अलग। लेकिन अपने स्वरूप को, अपने सोर्स को देखने के लिए माइंड को क्या करना है, केवल उधर नजर ले जानी है। मीन्स एम्प्टी हो जाओ और यू जस्ट गो बैकवर्ड, विथड्रॉ योरसेल्फ। तो उस तरीके से देखता है वो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। It is not subject-object relationship. Similarly, with the mind, to see objects, the reflected light of mind is necessary. जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं बाहर के, उसको देखने के लिए हम जो सेंसेस से देखते हैं, माइंड की लाइट से देखते हैं। और माइंड की लाइट कहाँ से आती है? रिफ्लेक्शन है वो, सेल्फ की लाइट। टू सी दी हार्ट, it is enough that the mind is turned towards it. लेकिन जो हार्ट है, स्पिरिचुअल हार्ट, सेल्फ है, उसको देखने के लिए क्या जरूरी है? केवल मन उधर की तरफ अपना मोड़ ले, अपने को इन्वर्ट कर ले। Then mind loses itself and heart shines forth. जैसे ही मन, जैसे किरण हुई, इसको ऐसे देखिएगा, एक रे सन से आ रही है, और वो रे जो है आपके रूम में पड़ रही है, उससे सब में प्रकाश हो रहा है। तो रे अलग है और वो उसका प्रकाश हो रहा है। अब रे को, अपने सोर्स को देखना है, तो व्हाट इट विल हैपन, दैट रे विल गेट विथड्रॉन और इट विल मेक ए टर्न टुवर्ड्स सन। तो रे विल नॉट बी ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में नहीं होगी। ऐसे ही जैसे ही मन अपने को आई के सोर्स में मोड़ता है, वो सेल्फ हो जाता है। इट डजंट रिमेन सेपरेट फ्रॉम सेल्फ। द एसेंस ऑफ माइंड इज ओनली अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। जो माइंड की भी जो
एसेंस है वो अवेयरनेस है। When the ego, however, dominates it, it functions as the reasoning, thinking, or sensing faculty. The cosmic mind, being not limited by the ego, has nothing separate from itself and is therefore only aware. This is what the Bible means by I am that I am. कहते हैं जो इंडिविजुअल माइंड है ईगो, वो तो रीजनिंग, सेंसिंग, सेंसरी परसेप्शन से अपने को ईगो से ग्रस्त होने से सेपरेट मानता है, सेपरेट एंटिटी मानता है। लेकिन जो कॉस्मिक माइंड है वो नहीं होता, तो वो प्योर अवेयरनेस ही रहती है। दैट इज नथिंग सेपरेट फ्रॉम इटसेल्फ एंड देयरफॉर ओनली अवेयर। कॉस्मिक माइंड इज अवेयरनेस ओनली। और जो ईगो के रूप में होते हैं तो वी कंसीडर आवर सेल्फ सेपरेट। हमारे अंदर सेपरेट होने से एक पर्सनैलिटी बन जाती है। रीजनिंग है जिसके साथ, थिंकिंग है जिस, सेंसिंग है जिसके साथ। लेकिन जो कॉस्मिक माइंड है उसमें कोई ईगो नहीं है। दैट इज जस्ट अवेयरनेस out of which manifestation is taking place. When the mind perishes in the supreme consciousness of one's own self, know that all the various powers, beginning with the power of liking, doing, will entirely disappear. जब ईगो डिमिनिश होकर के वैनिश हो जाता है सोर्स में, तो आपकी थिंकिंग की पावर, लाइकिंग की पावर सब डिसअपियर हो जाएंगी और केवल कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस बचेगा, प्योर अवेयरनेस। द इम्प्योर माइंड विच फंक्शंस एज थिंकिंग एंड फॉरगेटिंग अलोन इज संसारा। क्या कहते हैं? जो इम्प्योर माइंड है हमारा, हम सभी का माइंड इम्प्योर है, उसी में थिंकिंग होती है, फॉरगेटिंग होती है, डूइंग होती है, उसके कारण संसार है। विच इज, संसार क्या है? इज द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उसको संसार कहा। द रियल आई इन विच द एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग एंड फॉरगेटिंग हैज पेरिश्ड अलोन इज द प्योर लिबरेशन। जो अहम स्पूर्णा है, जिसमें थिंकिंग भी आपकी खत्म हो गई, फॉरगेटिंग खत्म हो गई, जस्ट बीइंग रहा जिसमें। इट इज डिवॉइड ऑफ प्रमाद। उसमें कोई प्रमाद नहीं है, आलस्य नहीं है, लिथार्जी नहीं है। और जो ये प्रमाद है, कहते हैं दिस इज द कॉज ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो अगला क्वेश्चन है दैट ओनली वी विल रीड एंड देन वी विल कंक्लूड। हाउ इज द ईगो टू बी डिस्ट्रॉयड? ईगो को कैसे डिस्ट्रॉय करें? होल्ड द ईगो फर्स्ट। पहले तो ईगो को होल्ड करो। ईगो को होल्ड करने का क्या मतलब है? आई थॉट को होल्ड करें, आई पे अपनी अटेंशन रखें, एंड देन आस्क हाउ इट इज टू बी डिस्ट्रॉयड। फिर पूछो उससे, आई पे अपनी अटेंशन ले जाके कि ये कैसे इसका डिस्ट्रक्शन हो। हु आस्क द क्वेश्चन? क्वेश्चन कौन पूछता है? ईगो ही क्वेश्चन पूछती है। आई थॉट जो है वो ही पूछता है। आई जो पूछने वाला आई है वो, और जिस पे अटेंशन में ले जाता हूं, हु एम आई, तो हु भी जो है ईगो है, आई भी ईगो है। दिस क्वेश्चन इज ए श्योर वे टू चेरिश द ईगो एंड नॉट टू किल इट। इफ यू सीक द ईगो you will find that it does not exist. यदि आप ईगो को सीख करने की कोशिश करोगे, फाइंड करने की कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा there is no ego. That is the way to destroy it. और उससे डिस्ट्रॉय होगा। और यदि आप ये कहोगे इसको कैसे डिस्ट्रॉय करें, उससे आप उसे चेरिश करोगे, उसे प्रमोट करोगे। उसको ढूंढना होगा आपको, व्हाट इज दिस ईगो, वेयर इट अराइजेस,
जब आप उसके सोर्स में जाओगे, इसका मतलब होगा यू आर टर्निंग इनवर्ड एंड माइंड इज ट्राइंग टू गेटिंग एम्प्टी फ्रॉम थॉट्स and then turning inward, and then it vanishes into the source, and that is the awareness. So there is a big stanza that we will take tomorrow. How is realization made possible as per Bhagwan? So to sum up what we have said, that there is I thought, and I thought is another name of mind और ईगो. और जब मेरे ये आई थॉट का जन्म होता है, उसके बाद माइंड आई थॉट जो है आइडेंटिफाइज इटसेल्फ विद सो मेनी अदर थिंग्स. सो आई थॉट इज द प्राइमरी थॉट. और यदि मैं उस आई थॉट को आगे ना बढ़ने दूं और ये इंक्वायरी करूं, पहले तो आई थॉट पे अपनी सेल्फ अटेंशन ले जाऊं, क्योंकि आई होल्डिंग ऑन आई का मतलब है ईगो वाला जो ये आई है, ये आई पे, ईगो पर ही अपनी अटेंशन ला रहा है. पुटिंग योर अटेंशन ऑन योर सेल्फ. ईगो पुटिंग अटेंशन ऑन ईगो एंड देन ट्राइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम वेयर आई इज इमर्जिंग. मतलब मैं अपने जो उद्गम है, अपने उद्गम के स्थान को देखने की चेष्टा. तो आई इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर इंडिविजुअलिटी. तो फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ मूविंग आउटवर्ड, आई कम बैक at the starting point, at the inception of myself as an ego, and then I try to move back further into the source. And once this I merges into the source, then only awareness remains. Your individuality is gone, vanishes, and that is the realization. So question was, you say realization is beyond mind, it transcends the mind, but it is with the mind. So मेरी जो ये सेल्फ इंक्वायरी है, ये माइंड से शुरू होती है. माइंड का मतलब आई थॉट पे अटेंशन करता है, और अटेंशन में कोशिश की जाती है कि धीमे धीमे मैं बाकी थॉट से अपने को विड्रॉ करके आई थॉट पे रहूं, और ये चेष्टा करूं जानने की कि ये आई थॉट कहां से अराइज हो रहा है. और जैसे जैसे मैं उस पर अपनी अटेंशन रखूंगा, दिस आई थॉट विल नॉट बी अलाउड टू मूव आउटवर्ड. इट कैन नॉट सर्वाइव, एंड इट विल गो बैक इनटू द सोर्स, एंड यू विल फाइंड इट डज नॉट एग्जिस्ट, एंड ओनली देयर विल बी रियलाइजेशन. Realization means no thought, no I thought, no ego. There is nobody to realize. There is only realization. There is only awareness. So, आज हम इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं. हरि ओम. Friends, we will do self-inquiry practice for 15 to 20 minutes. अपनी आंखें बंद कर लें, पीठ सीधी, हाथों को क्लैस्प करें, एक गहरा श्वास अंदर लें, पेट को फूलने दें, रोकें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें. एक गहरा श्वास फिर से लेंगे, रोकेंगे और धीमे धीमे छोड़ेंगे. एक गहरा श्वास फिर से, रोकें
धीमे धीमे छोड़ रहे हैं। रिलैक्स योर बॉडी, बिल्कुल शांत हो जाएं। अगले 15 मिनट के लिए धारणा करें, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं सोचना। नो थिंकिंग, नो डूइंग, नो एक्सपेक्टिंग, नो डिजायर, नथिंग इज माइन। जस्ट बी, स्टॉप थिंकिंग, totally stop desiring, stop doing, just be as you are। इस पल में बस अपने को इस पल पे छोड़ दें। जस्ट बी, जैसे हैं वैसे बने रहें, बिना विचार के, बिना क्रिया के, बिना अपेक्षा के। रिलैक्स, सहज हो जाएं, पूरी तरह से सहज। पल पल पे पूरी तरह से सहज होते जाएं एकदम। टेक फुल स्टॉप, टोटली cessation of mind, no thinking। पूरी तरह से ठहर जाना। है पन पे आ जाएं। बी अवेयर ऑफ योर बी, होनेपन के भाव पे। आई एम, सिंपली होनापन। अपने अंदर आई थॉट को देखें, आई को, आई फीलिंग को। सॉफ्टली अंदर बोलें आई, और आई फीलिंग को महसूस करें। फील आई, बी आई। आई का मतलब है सिर्फ मैं, उसको फील करें, मैंपन को। टोटली एब्जॉर्ब योरसेल्फ इनटू आई फील, और उस आई फीलिंग पे विदाउट एनी ब्रेक बने रहें, कंटिन्यूअसली आई फीलिंग में रहें।
आई फीलिंग में रहते हुए चेष्टा करें जानने की ये आई फीलिंग, इसका उदय, इसकी उत्पत्ति कहाँ से है। यानी जैसे कि आप मूल पे हैं और मूल के नीचे की महसूस करना चाहते हैं कि मूल का भी स्रोत क्या है, मूल का भी मूल। ऐसे ही आई फीलिंग का मतलब है, आई विचार या आई फीलिंग मूल है, बाकी सारी फीलिंग्स, बाकी सारे विचारों की, और उस आई फीलिंग का भी क्या स्रोत है, फ्रॉम वेयर इट इज इमर्जिंग। Bring total attention on I feeling and inward to know from where this feeling is arising. उस पे जाएं. जैसे दीपक की लो जलती है, ऐसे आई फीलिंग अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, आई सेंसेशन को, और उस पे 100% उस पे अटेंशन रहे। जब हम 100% अपना अटेंशन वहां रखते हैं, देन वी बिकम टोटली अवे फ्रॉम एनी अदर थॉट। और उसके भी मूल में जाने की चेष्टा, जानने की चेष्टा, इसका मूल कहाँ से है, आई फीलिंग का। बी ऑन आई फीलिंग एंड ट्राई टू नो, ये मेरी आई फीलिंग ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है।
hold on to I feeling completely. यदि कुछ भी विचार आता है तो पूछिए टू whom. आंसर होगा टू मी. अगेन पुट क्वेश्चन हु एम आई एंड कम बैक टू आई फीलिंग. काइंडली लिसन एंड सी केयरफुली. जब आप कहेंगे टू whom, you will again go back into awareness, you will slip into awareness. यदि आप अच्छी तरह से पूछते हैं to, and then your experience, that is again the source only, total emptiness, total spaciousness. Hold on to I feeling और जानने का चेष्टा करें from where it is coming. कृपया आई फीलिंग पर बने रहें पूरी तरीके से. और यदि कोई विचार अवरोध करता है तो पूछें टू whom this thought. Answer, this thought is occurring to me. Again put the question, who am I? Come back to I feeling and pay 100% attention to I feeling. Hold it. Try to see what is its source, from where it is arising. Let us continue for as much time as we want.